तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है और किस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। विद्युत धारा, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अर्थ क्या है। विद्युत धारा को हम जानते हैं क्या होती है। और रासायनिक प्रभाव का मतलब ये है कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये है इस टॉपिक का मतलब। और चलते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। तो सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। और कुचालक ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ इनके कारण विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए जो हम देखते हैं लाइट के बोर्ड जो होते हैं वो लकड़ी, प्लास्टिक या इनके बने हुए होते हैं, ताकि वहाँ पर करंट लगने की संभावना जो है वो कम रहती है, क्योंकि ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसलिए वहाँ पर हमें विद्युत धारा के कारण कोई करंट नहीं लगता है। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। यहाँ पर हमने जिन पदार्थों के बारे में पढ़ा है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, ये सब जो है ये सब ठोस पदार्थ है। और हमने इन ठोस पदार्थों को सुचालक और कुचालक में विभाजित किया। लेकिन अगर बात तरल पदार्थों की आ जाए तब क्या होगा? क्या तरल पदार्थ भी विद्युत के सुचालक होते हैं या नहीं होते हैं? उसी के लिए हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तरल पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उनको तरल पदार्थ कहते हैं, अर्थात द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, तेल, शहद और सभी प्रकार के द्रव जो होते हैं वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या इन तरल पदार्थों में विद्युत का प्रवाह हो सकता है? इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो कार्बन की छड़ लेंगे। इन दोनों ही कार्बन की छड़ को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक कार्बन की छड़ को हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरी कार्बन की छड़ को हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसके बाद बैटरी से जोड़ने के बाद दोनों ही कार्बन की छड़ को एक बीकर जिसमें साधारण जल भरा हुआ रहता है उसमें डुबो देते हैं। ये जो जल होता है वो साधारण जल ले रहे हैं, शुद्ध जल काम में यहाँ पर नहीं लेते हैं, क्योंकि साधारण जल में जो है लवण घुले हुए रहने के कारण साधारण जल में जो है विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जबकि शुद्ध जल में किसी प्रकार के लवण घुले हुए नहीं रहते हैं। तो शुद्ध जल में लवण घुले हुए नहीं होने के कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आसानी से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम साधारण जल को काम में लेते हैं। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को जब जल में डुबो देते हैं, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड की जो टोपियाँ है वो जल से टच नहीं होनी चाहिए। अगर टोपियाँ जल को छू लेती है या टच हो जाती है तो यहाँ पर हमारी जो बैटरी है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए टोपियाँ बाहर रहनी चाहिए जल से। जैसे ही हम इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को जल में डुबो देते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही 5 या 6 मिनट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसके पास में गैस के बुलबुले उत्पन्न होने लग जाते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रोड के पास में हमें गैस के बुलबुले नज़र आते हैं। यहाँ पर गैस के बुलबुले क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इसका कारण है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जल के जो
अणु होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, वियोजित होने लगते हैं, जिसके कारण हमें दोनों ही कार्बन की छड़ के पास में या दोनों ही इलेक्ट्रोडों के पास में गैस के बुलबुले नज़र आने लगते हैं। कार्बन की छड़ों के पास में हम ये जो गैस के बुलबुले देखते हैं, ये जो गैस के बुलबुले होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं। ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं वो बैटरी के जो धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो कार्बन की छड़ होती है उसके पास में ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, और बैटरी के जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो कार्बन की छड़ होती है उसके पास में उससे हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रयोग को जो किया था सबसे पहले विलियम निकलसन ने किया था। उन्होंने यह दर्शाया था 1808 में उन्होंने ये दर्शाया था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के जो बुलबुले होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर, अर्थात जो ऋण टर्मिनल होता है, जो माइनस का टर्मिनल जो होता है, माइनस टर्मिनल जो होता है वहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रयोग को सर्वप्रथम जो है विलियम निकलसन ने किया था। तो यहाँ पर जो हमने जो जल लिया था वो शुद्ध जल नहीं लिया था। अगर यहाँ पर हम साधारण जल की जगह शुद्ध जल लेते तो यहाँ पर हम देखते कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है उसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लवण नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता। क्या सभी द्रव अर्थात तरल पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं? तो नहीं, सभी द्रव विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। विद्युत का चालन करने वालों में अधिकांशतः जो अम्लीय होते हैं या जो क्षारीय या लवणीय विलयन होते हैं वही विद्युत के सुचालक होते हैं। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।